अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये ओ लेवल्स आगा खान और अदर बोर्ड्स के हिसाब से है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इन्हीं सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो बोर्ड्स आपके चल रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, द मुग़ल एम्पायर बिफोर औरंगज़ेब। यानी कि मुग़लों का जो दौर गुजरा औरंगज़ेब से पहले, उसको हम पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे और उनकी तफसीलात को हम देखेंगे कि मुग़ल का जो जितना भी दौर गुजरा बर सग़ीर में, यानी कि ख़ासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में, वो किस तरह का गुजरा और उनके क्या क्या कौन कौन से ऐसे मुग़ल जो आए जिन्होंने पे यहाँ रवाज कायम किए और उनकी जो बहुत ज़्यादा काविशें थी उनको हम आज चेक करेंगे। लेकिन इन टॉपिक को कवर अप करने से पहले अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर बेहतर से बेहतरीन नोट्स अगर रिक्वायरमेंट में हो या आपको चाहिए हो, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर हम लोग प्रीवियस टॉपिक को अगर थोड़ा डिस्कस करें कि हमने जो पिछले लेक्चर में देखा कि हमने थोड़े रिफॉर्मिस्ट को हमने पढ़ा था, रिवाइवलिस्ट को हमने पढ़ा था, जिनमें सबसे अहम जो किरदार था जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वो हाजी शरूतुल्लाह था और उनकी फ़राज़ी मूवमेंट थी, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस टॉपिक का या इस लेक्चर का लिंक मैं करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास कैम्ब्रिज लेवल पर या खान लेवल पर जो सवाल किया जाता है वो मुग़ल एम्पायर बिफोर औरंगज़ेब, यानी कि आप डिस्कस करें कि औरंगज़ेब से पहले जो हमारे लास्ट मुग़ल जो थे वो उसूलन कहने का मकसद के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो औरंगज़ेब थे, लेकिन सब लिखते हैं बहादुर शाह ज़फ़र थे। तो उनसे पहले के जितने मुग़ल आए उन्होंने क्या ऐसे इकदाम किए, क्या काविशें की, हम लोग उनको चेक करेंगे। अगर उसमें देखा जाए तो सबसे पहला नाम जो आता है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद साहब का नाम आता है, जो 1483 में पैदा हुए, 1530 तक इनकी हुकूमत चली, सल्तनत चली। असल में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो बाबर थे बेटा, अगर आपको पता हो। ये फर्स्ट रूलिंग मुग़ल थे जो सेंट्रल एशिया में आए थे एज अ इंडियन। और आपने अगर नोट करा हो कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद को एज अ बाबर के नाम से बहुत जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है, बिकॉज बाबर अगर देखा जाए तुर्कस्तान के जब उन्होंने जंग जीती थी तो उस वक्त इनको एक खिताब मिल गया था और यहाँ से जो हमारी जो इलाका जात थे वो एक्सपेंड होना शुरू हुए, जिसमें 1526 यानी कि 1526 को दिल्ली में बैटल ऑफ पानीपत दोबारा जब हुई तो उन्होंने शिकस्त दी और यहाँ पे अपना लोहा मनवाया। ठीक है बेटा। प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस वक्त के जितने भी इंडियन चीफ थे, जो महाराजा थे, उनको हराया और उनको ऐसी मात दी कि उन्होंने वापस से ललकारा नहीं, चैलेंज नहीं किया बाबर को। और जितना भी नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा था उस पर जो कब्जा कर लिया वो किसने करा? बाबर ने। ठीक है बेटा। अब इनके बाद अगर देखा जाए तो सबसे अहम नाम जो आता है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद नाम आता है, जिनका 1508 से लेके 1556 यानी 1508 से लेके 1556 तक इनकी सल्तनत चली। और ये बेटे हैं किसके? बाबर के। और इनका जो नाम आता है, जो इनका असल जो हम जान पहचान में अगर देखा जाए तो हुमायूं उनका नाम है। ठीक है बेटा। ये नॉर्दर्न इंडिया में इनकी 4 साल तक सल्तनत चली। 1530 में जब देखा कि बाबर का इंतकाल होता है तो उनके सक्सेसर जो आए वो कौन है? हुमायूं। और ये अफगान चीफ जो उस वक्त के थे शेर शाह सूरी, जिन्होंने हराया हुमायूं को और हराने के बाद उनके इलाका जात के ऊपर कब्जा किया। क्यों किया, वो किस लिए किया, वो हम शेर शाह सूरी के वक्त में हम देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हुमायूं के भाइयों ने, दोनों जो उस वक्त थे, उन्होंने भी अपोज किया हुमायूं को। और आपने अगर नोट करा हो कि 1555 यानी कि 1555 में जहां पर बाबर की जितनी भी बहुत सारी जो काविशें थी, जहां इलाके जात के ऊपर कब्जा कर लिया तो वापस से रिटर्न किया हुमायूं ने। प्लस उनकी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो बहुत कम थी। देखा जाए तो वो अपनी ही लाइब्रेरी जो उन्होंने अपनी बनाई थी उसी की पायदान पे आके उनका इंतकाल हो गया। जब वो फिसल गए तो वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ। अगर आपने नोट करा हो बेटा कि ये सारे के सारे जितने भी मुग़ल आ रहे हैं इन्होंने क्या करी हैं? जंगें की हैं। देखो प्लीज़ ये जंगों को जरूर याद रखना, बैटल्स को जरूर याद रखना, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है। प्लस इसके बाद जो सबसे अहम नाम आता है वो अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद का नाम आता है, जिनको हम अकबर के नाम से बड़ा पहचानते हैं। इनकी जो सल्तनत चली है वो 1542 से लेके 1605 तक चली है। ठीक है बेटा। 1542 से लेके 1605 तक चली। अब अगर देखा जाए
तो अकबर जो असल में जिनके बेटे हैं वो हैं शेरशाह सूरी के। ये शायद बहुत लोगों को कम पता है, लेकिन हमारी हिस्ट्री में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हुई है तो इसी वजह से हमें पता नहीं चलता। लेकिन असल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब जो हैं वो किसके बेटे हैं, वो शेरशाह सूरी के बेटे हैं। और इनकी जो अगर देखा जाए तो इन्होंने 13 साल की उम्र में ही सल्तनत संभाल ली। अब 13 साल की उम्र में सल्तनत संभाली तो इनका जो मेन फोकस था, जो पूरा ध्यान था, वो सूफीज़्म की तरफ था। और हमने अगर नोट करा 1581 में जब हिंदू मुस्लिम्स को इन्होंने मिला दिया और इन्होंने देखा कि इनको मर्ज करने के बाद ही हम लोग अच्छे से बेहतरीन सल्तनत कायम कर सकते हैं, तो उस वक्त इन्होंने एक रिलीजन को इंट्रोड्यूस करवाया, एक मज़हब को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको बोलते हैं दीन इलाही। अब अगर आपने देखा होगा तो दीन इलाही के जो एलिमेंट्स थे वो इस्लाम और हिंदुज़म को मिला करके थे। लेकिन इसमें भी एक बड़ी एक पूरी हिस्ट्री बड़ी बसी हुई है बेटा, क्योंकि एक सूफ़ी थे, एक बुरे उलमा कराम थे, आप उनको जानते हैं मुजद्दद अल-अफ़सानी को, जिनका असली नाम था शेख अहमद सिरंदी। उन्होंने इस दीन इलाही के ख़िलाफ़ गए क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी शख्स इंसान के सामने नहीं झुक सकता, ख़ास तौर पर मुसलमान मोमिन, वो सिर्फ झुकता है किसके सामने, अल्लाह के सामने। तो ये हम आगे चल के हिस्ट्री में हम लोग चेक करेंगे। लेकिन आपने अगर नोट करो कि जो नया रिलीजन जो कायम किया वो यहाँ पर वो किसने, अकबर ने कायम किया। और जो अकबर की सल्तनत चली वो कितने साल चली, 50 ईयर्स। कहीं लिखा है 49 ईयर्स, कहीं लिखा है 50 ईयर्स, तो मैंने पूरा 50 ईयर्स ही आपको बता दिया, लेकिन असल में 49 ईयर्स थी। ठीक है बेटा, 1605 तक इनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इनकी फाउंडेशन बहुत बड़ी। और आपने अगर नोट करा हो कि तकरीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर जो होल्डिंग आ चुकी थी वो किसकी आ चुकी थी, अकबर की। अब अंदाज़ा लगाएं कि मुगल का कंट्रोल जो उस वक्त इतना नहीं था वो अकबर के दौर में इतना बढ़ गया। तो यही वो रीज़न है जो आपको तस्वीर में दिख भी रहा होगा, आपके सामने स्क्रीन पर आओगा बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरे का पूरा सल्तनत जो आ रही है, ये मुगलों की एम्पायर का पूरा रुझान यहाँ पर आया हुआ है। और आपने अगर नोट करो इनके बाद जो सबसे अहम नाम आते हैं वो दो बड़े नाम है। एक तो जहांगीर, जिनका 1569 से लेकर 1627 तक का किरदार है, और उसके बाद शाहजहां का है, जिनका 1592 से लेकर 1666 तक का इनका किरदार है। अब अगर इन दोनों को देखें हम तो आपने अगर नोट करो बेटा, जहांगीर का असली नाम जो था वो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। आप शहजादा सलीम आप समझ गए होंगे कौन है, ठीक है ना बेटा। तो जहांगीर का जो असल कंट्रोल जो शुरू हुआ वो कब हुआ, बरतानिया के आने के बाद 1615 में। उसी ने कमर्शियल ट्रीटी कायम की किसके साथ, बरतानिया के साथ। लेकिन उसको पता नहीं था कि आगे चल के बरतानिया वाले क्या हरकत करेंगे, क्या उसके जितना भी जो उसकी सल्तनत है उसको कैसे गिराएंगे, ये उसको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि जब मुग़लों ने उस वक्त के दौर के बाद से थोड़ी बहुत अय्याशियाँ शुरू कर दी, ये असल जवाल था। और अगर नोट करो कि जहांगीर के ही बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम जो असली नाम है, और उनका अगर निक नेम देखा जाए शाहजहां, तो उन्होंने ओवरथ्रोन किया किसको, जाहिर सी बात है अपनी ही अब्बा की सल्तनत को। यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो उनकी जो बहुत बड़ी दास्तान शुरू होती है ताजमहल की, वो अगर देखा जाए तो अपनी बीवी के नाम उन्होंने ताजमहल बनवाया था जिसका नाम था मुमताज़ महल। लेकिन अगर नोट करो मुमताज़ महल का कहीं ना कहीं किस्सा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अनारकली पर, वो एक अलग ही एक डिबेट है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने नोट करा कि शाहजहां ने अपनी ही कैंपेन्स के दौरान जितनी भी फ़ारसी ज़बान थी उसको, और उज़्बेकिस्तान की जो आज पूरी की पूरी सल्तनत कायम है उसमें भी अपनी लैंग्वेज और अपनी ही चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। ये वो बात थी कि उस वक्त अगर देखा जाए तो जंगें बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेक्ट कर रही थी, ख़ास तौर पे मुग़लों को। क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि जो शाहजहां ने जितनी भी उस वक्त जंगें लड़ना शुरू की वो बिला वजह की थी, और वो अगर बिला वजह की अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अहम जंग जो हुई थी वो पोर्तुगीज़ के साथ हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी जंग थी कि जहाँ पर शाहजहां को बहुत ज़्यादा सराहा गया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान ख़वातीन को बाकायदा ज़बरदस्ती ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ईसाइयों में कन्वर्ट करने का मकसद क्या बेटा, यानी कि आपकी सल्तनत का जो असल मैटर है, जो आपकी बुनियादें हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि आपको अब महसूस होना शुरू हो गया होगा कि मुसलमानों की जो अय्याशियाँ थी वो कहाँ तक पहुँच चुकी थी, और उनको अंदाज़ा नहीं था कि हाँ कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। और उनके खिलाफ बरखिलाफ अगर बातों को अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात क्या थी, मज़हब। अब यहाँ पे मज़हब की चीज़ों की बुनियाद जो ओरिजिन थी उसको ख़त्म करके कहीं ना कहीं दूसरे मज़ाहब अपने चीज़ों को यहाँ पे
ज़बरदस्ती तरीके से उजागर कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुगलों को एहसास नहीं हो रहा। अब ये मुगल को क्यों एहसास नहीं हो रहा बेटा, वो एक अलग पूरी एक दास्तान है जिसमें हम लोग औरंगजेब को भी देखेंगे कि औरंगजेब ने क्या किया था जब वो मुगल ऐसा आए, और उन्होंने ऐसे क्या कॉजेज या क्या अफेक्टनेस पैदा की जिसकी वजह से यहाँ पर मुगलों का जो दौर था वो एंड बिल्कुल आखिरी दरार पे जाके पहुंचा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इसके चीज़ के रिगार्डिंग कुछ पता हो या इल्म हो तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।